तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ओफेलिया कहती है लॉन्ग टाइम नो सी। वल्जाक मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं तुम्हें देख के खुश हुई हूँ। एमसी पूछता है आखिर चल क्या है मिस ओफेलिया, मैंने तो आपको बहुत बार कहा कि आप यहाँ पे मत आइए, लेकिन आप यहाँ पे क्यों आई है? लेकिन उससे पहले क्या आप इस मच्छर को जानते हैं? ओफेलिया कहते हैं हाँ मैं इसे क्यों नहीं जानूंगी, ये वल्जाक वॉन वर्सो है। ये वेम्पायर वर्ल्ड रूलर शैडो आर्कड्यूक का ब्लड रिलेटिव है और ये स्ट्रॉन्गेस्ट सेकंड इन कमांड है जो उसे असिस्ट करता है। ये वही है। तो वल्जाक कहता है मैंने कभी ये इमेजिन नहीं किया था और सोचा था कि हम दोनों इस तरह का एक जगह में मिलने वाले हैं। मैंने तुम्हें सच में बहुत मिस किया ओफेलिया, क्या तुम सही हो? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये 83 साल बीत गया है लेकिन तुम इस लड़के के काम में क्यों बीच में आ रही हो? लेकिन छोड़ो, क्या ये मैटर भी करता है? अभी जो मैटर करता है वो ये है कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। आई एम सॉरी। ओफेलिया कहती है रुक जाओ वहीं पे, और ज्यादा नजदीक आने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जो मेरे साथ हुआ था। वल्जाक उसकी बात सुन के चुप रहता है। ओफेलिया अपनी बात कंटिन्यू करके कहती है उस दिन जो हुआ था वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकती। हम देखते हैं ओफेलिया किसी को पकड़ के रो रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है और उसके सामने वही वल्जाक खड़ा होता है। वल्जाक उसे रोते हुए देख रहा होता है और कहता है आई सपोज मुझे और भी ज्यादा समय लगेगा तुम्हारी फॉरगिवनेस को पाने के लिए। ओफेलिया कहती है मुझे पता था कि ये होने वाला है लेकिन मैं इसे रोक नहीं सकती थी क्योंकि तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं था मेरे यंगर सिस्टर को रोकने के अलावा, क्योंकि वो आर्कड्यूक को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। आफ्टर ऑल पहले जब मैं मेरी सिस्टर को देखती थी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि वो अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होगी। ऐसा लग रहा था कि वो किसी के द्वारा पॉजेस की गई है। लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि उस दिन जो हो गया है उसे आप वापस से ठीक कर नहीं सकते। वल्जाक कहता है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ लेकिन प्लीज चिंता मत करो, मैं प्रिपेयर हूँ इसके लिए। एमसी उन दोनों की बात सुन के सोच रहा होता है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन क्या सब कुछ सही चल रहा है? ओफेलिया कहती है बाय द वे क्या तुम भी ब्लड ग्रुप के साथ हाथ मिला लिए हो? जितना मैं जानती थी कि तुम इस तरह का इंसान नहीं हो कि इन बच्चों के साथ मिलो, लेकिन तुमने तो इन लोगों को फ्रेश ब्लड एसेंस भी दे दिया है। तुम्हें भी कुछ काम है प्रोफेसर जॉर्डन स्टॉनसन से। वल्जाक कहता है जितना तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुम्हें तो पता ही होगा कि इसके लिए बस एक ही रीजन है, मेरा उसके साथ अनफिनिश्ड ड्यूल अभी भी है। उस दिन मैं उसे गलती से टकरा गया था और उससे लड़ाई हो गई थी वेस्टर्न एज के कॉन्टिनेंट में। हमने बहुत ही ज्यादा घमासान युद्ध किया। मैंने अपने जीवन में बहुत सारे स्किल्ड पीपल के साथ फाइट किया है लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने ही लोग हैं जिनके पास इस तरह का स्किल्स था जो कि मेरे अच्छे राइवल बन सकते हैं। अगर उस दिन सुबह जल्दी हुआ नहीं होता तो वो मेरी जिंदगी का एक बेस्ट मैच होता जो कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर याद रखता। उसके बाद से मैंने जॉर्डन को बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश किया लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। इतना अच्छे से गायब हुआ कि मेरे जैसा इंसान भी उसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन कुछ सालों बाद जब मैं कुछ लोगों को रोक रहा था तभी ये बच्चा मेरे पास आया और मुझे एक प्रपोजल दिया कि उन बच्चों ने जॉर्डन के बारे में सब कुछ पता लगा लिया है। अगर मैं उनको अपना फ्रेश ब्लड एसेंस दे दूं तो वो मेरे लिए उसको मेरे पास लेके आएंगे और उसके साथ साथ और जॉर्डन को हमारे एक फैमिली मेंबर बना देंगे जिससे कि मैं हमेशा हमेशा उसके साथ फाइट करके एंजॉय कर सकूं। उनके इंटेंशन मुझे अच्छे से पता चल रहा था लेकिन ये मैटर नहीं करता था। वो बस कुछ तुच्छ बच्चे थे जो कि स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जैसे तुम देख सकते हो कि आखिर में ये सब कुछ मायने नहीं रखता और हर चीज का जिम्मेदार वो बच्चा है जो तुम्हारे साइड में खड़ा। एमसी सोचता है लेकिन वो तो तुम्हें थे ना जो पहले फाइट शुरू किए, या फिर मैंने शुरू किया, मुझे याद नहीं आ रहा सही से। वो वल्जाक सोच रहा होता है। उसने बताया था कि उसका पावर रिस्ट्रिक्टेड किया गया है लेकिन उसके बावजूद उसने मेरे साथ फाइट कर लिया, चाहे वो कुछ मोमेंट्स के लिए क्यों ना हो। लेकिन अगर इसको 10 साल नहीं 5 साल भी मिल जाए तो ये बच्चा डेफिनेटली मेरा एनिमी बन सकता है और मुझे उसके स्वॉर्ड के साथ मेरा गला काट सकता है। और उसके साथ साथ उसके पास एक ऐसा स्ट्रेंज एनर्जी है जो कि मैं पहले कभी फील नहीं किया था। वेल ये अच्छी बात है लेकिन अभी के लिए दोबारा मैं उसको हर्ट नहीं कर सकता। फिर वो अपना मैजिक करता है और कहता है ये लेके चले जाओ। वो एमसी को फ्रेश ब्लड एसेंस दे देता है। ये लो फ्रेश ब्लड एसेंस जो तुम्हें चाहिए था। एमसी कहता है क्या वेट तुम ऐसे मुझे दे रहे हो? क्या ये तुम वेम्पायर्स लोगों के लिए कुछ प्रीशियस चीज नहीं है क्या? वल्जाक कहता है हाँ तुमने सही कहा। आफ्टर ऑल एसेंस एक ऐसा चीज है जो ऑर्डिनरी वेम्पायर्स कभी भी पा नहीं सकते, चाहे वो अपना पूरी लाइफ इसके लिए सेक्रीफाइस क्यों ना कर दे। हाउएवर इतना तो मैं कर ही सकता हूँ अपने फ्यूचर शिकार के लिए और मेरे क्लोज फ्रेंड जिसे कि मैंने 80 साल पहले डेट किया था। ओफेलिया उसकी बात सुन के एकदम साइलेंट होती है और फिर दोबारा वो वल्जाक कहता है आल्सो थोड़ा सा ऊपर देखो। उसे देखने से कुछ बुरा नहीं होगा लेकिन कुछ समय से एक स्ट्रेंज एनर्जी जो कि तुम्हारी तरफ फेमिलियर है वहाँ पे घूम रहा है चारों तरफ। तो मैं चलता हूँ अभी के लिए। आई होप जब तुम स्ट्रॉन्गर बन जाओगे तो मुझे मिल लेना वुमेन, ताकि मैं इसे एंजॉय कर सकूं अच्छे से। एमसी कहता है ये किस तरह का लड़का था? लेकिन आखिर में फिर वो सोचता है बाय द वे उसने कुछ स्ट्रेंज एनर्जी के बारे में मेंशन किया था। फिर वो साइड में देखता है और सोचता है क्या ये वो हो सकता है? फिर हमें प्रोफेसर के टावर का सीन देखा जाता है। वो कहते हैं आखिर क्या हुआ? आखिर तुम्हें ये फ्रेश ब्लड एसेंस मिला कहाँ? नहीं उससे पहले क्या तुम सच में मुझे दे रहे हो रोनन? एमसी कहता है ऑफ कोर्स मैंने इतना सारा चीज सहा इसी के लिए ना, एक बार आप इसे सुनोगे तो आप बहुत ज्यादा डर जाओगे। फिर हम देखते हैं प्रोफेसर अपने घुटने पे आ जाते हैं और रोनन को शुक्रिया अदा करने लगते हैं। कहते हैं मेरे दिल के अंदर से मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच। एमसी कहता है अरे छोड़ो सर जी आप ऐसे मत करो। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किसी घर के ऊपर वल्जाक खड़ा होता है। वो कहता है किसी ऐसे इंसान के साथ फाइट करना जो कि अपना फाइटिंग का विल खो दिया हो उसमें मजा नहीं आता। मैं यहाँ पे बस तुम्हें देखने के लिए आया हूँ, मेरे फॉर्मर राइवल तुम कैसे कर रहे हो। तो तुम चिंता मत करो ओफेलिया, मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं करूंगा। ओफेलिया
लगे थे, मुझे पता है तुम इस तरह का आदमी नहीं हो जो कि ऐसा करेगा। मैं बस तुम्हें कुछ कहना चाहती थी। थैंक यू वल्जक, मेरे एक अच्छे दोस्त बनने के लिए। सिंसियरली। वल्जक मुस्कुरा के कहता है, तुमने 83 ईयर में बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो। क्या मुझे उस ह्यूमन जिसका नाम रोनन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए? अगर मुझे मौका मिलता तो मैं यहाँ पे हमेशा रहना चाहूंगा, लेकिन दुख की बात है कि मैं ऐसा कर नहीं सकता था। मुझे जरूर वापस जाना ही पड़ेगा। आजकल वेम्पायर्स के बीच में भी एक ऐसा विशेष ग्रुप घूम रहा है जो कि परेशानी खड़ा कर रहा है, और इन सब घटनाओं को देख के लग रहा है कि ये वही लोग हैं जो कि ब्लड हुक को भी प्रोवोक किए थे। तो मुझे कांटेक्ट कर लेना जब तुम्हारे पास टाइम होगा या फिर तुम्हें मेरी जरूरत होगी। मैं हमेशा तुम्हारी कॉल का इंतजार करूंगा। ऑफेलिया, माय इटरनल रोज। वाह भाई वाह भाई वाह। क्रिश्चियन वापस से शिफ्ट होते हैं प्रोफेसर पे और हमें बताया जाता है उसके बाद से प्रोफेसर जॉर्डिन अपना 144 एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किए सारांते के माना और एसेंस ऑफ फ्रेश ब्लड को यूज करके। जिस तरह का इस एक्सपेरिमेंट का सर्कमस्टांसेस है, लगता है कि ये थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन चाहे जितना ही समय लगे प्रोफेसर के लिए तो ये एक होप है। प्रोफेसर कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ बोलना भूल गया था पहले, लेकिन रोनन, मैंने जब तुम्हें आखिरी बार देखा था तुम मुझसे थोड़ा अलग लग रहे हो। तुम चेंज हो गए हो। जो मिस्टीरियस एनर्जी तुम्हारे बॉडी में चल रहा है, जो कर्स को खत्म कर रहा है, वो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गया है। जब तुम ब्लड हुक के साथ फाइट कर रहे थे तो तभी कुछ हुआ था क्या? एमसी कहता है, वेल बहुत कुछ हुआ था। आप इतना सोच सकते हैं कि मैं थोड़ा सा लकी हो गया था। फिर हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है। एमसी कहता है, मैं सोच रहा था कि ये एनर्जी फेमिलियर क्यों है, लेकिन मैं जो सोच रहा था ये वही है। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि इस तरह की जगह में भी एक सिग्नल का स्टेच्यू होगा। जिस तरह से ये छुपा हुआ है, मुझे नहीं लगता कि ब्लड हुक के कमीनों को इसके बारे में पता होगा। तो ये भी क्या एक सीरियन की जगह था जिसको कि उन्होंने छोड़ दिया है? फिर वो स्टोन स्टेच्यू से रोशनी निकलने लगता है। एमसी सोचता है, इस स्टेच्यू का एनर्जी मेरे बॉडी में जा रही है। हम देखते हैं उसके बॉडी में एनर्जी फ्लो हो रहा होता है। एमसी उस स्टेच्यू के सामने खड़ा होता है। फिर सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। प्रोफेसर कहता है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं ये क्या हुआ है, लेकिन तुम इनक्रेडिबल लकी हो। इस स्ट्रेंज एनर्जी की वजह से तुम्हारा माना वेरिएंस भी स्ट्रॉन्गर हो रही है। इसे अभी भी बड़ा होना चाहिए, लेकिन इतने में भी थोड़ा बहुत तो तुम माना यूज कर ही सकते हो। मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम कम से कम इसे फील तो कर पा रहे होगे ना? एमसी कहता है, डेफिनेटली मुझे ऐसा तो लग रहा है कि मैं कुछ सेंस कर पा रहा हूँ लास्ट टाइम के मुकाबले। वो सोचता है, तो इसका मतलब क्या मैं प्रॉपर स्वाड क्यूआई को इस्तेमाल कर पाऊंगा बजाय कि मैं इसको बस इमिटेशन करूं? फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है 4 दिन बाद का सीन। रोमेरिया माउंटेन फ्रंट सिटी मार्बस। वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे आर्मर्ड इंपीरियल सोल्जर आ जाते हैं और कहते हैं, कोई कहता है, सुलिफन तुमने जैसा कहा था वैसे सच में यहाँ पे एक विब्रेन आया था। फिर हमें एमसी बताता है कि हम इसलिए मेरे होम टाउन में आए हैं क्योंकि इरिल के मूव होने से 4 दिन पहले मैंने एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज सुना था सुलिफन से। उसने कहा था कि मॉन्स्टर चारों तरफ से घेर रहे हैं रोमानिया माउंटेन को, और इसका रीजन भी सही से पता नहीं है, लेकिन लकीली इसका डैमेज निम्बोटिन तक नहीं पहुंचा है। और उसके बाद से मैंने अपने ग्रेसिव फैमिली के नाइट्स को भी वहाँ पे भेज दिया है, लेकिन इतने में हमें शांति से बैठना नहीं चाहिए। और आज सुबह हमें विटनेस भी मिला है। कुछ लोग कह रहे थे कि उन लोगों ने माउंटेन में विब्रेन देखा है। एमसी कहता है, क्या विब्रेन? सुलिफन कहता है, उनके पास उड़ने का एबिलिटी है और उसके साथ साथ उनके क्लो में डेडली पॉइजन होता है। इवन टॉप मर्सनरीज डरते हैं उनसे। अगर वैसे ही विब्रेन्स 3-4 आ जाएंगे तो मैं गारंटी नहीं दे सकता इरिल की सेफ्टी के बारे में। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और एमसी कहता है, तो इसीलिए हम सुलिफन के ओपिनियन की वजह से यहाँ पे आए हैं, ताकि हम जैसा प्लान किया गया था उससे पहले ही उसे यहाँ से लेके चल सके। सुलिफन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। वो कहता है, मैं उन्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। उनकी हिम्मत कैसे हुआ वो इरिल की प्लान को खराब किए, जो कि इरिल ने परफेक्टली सेट किया था। जैसे मैं इरिल को यहाँ से सेफली ले जाऊं तो मैं उनकी पूरी खानदान को यहाँ से मिटा दूंगा। एमसी उसकी बात सुन के एकदम सदमे में जा चुका होता है। एमसी कहता है, तुम ऐसे बात करना बंद करो और यहाँ से हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। तुम आगे जाओ और अपने नाइट्स को कमांड करो। असले और मैं तुम्हारे पीछे पीछे आएंगे। सुलिफन कहता है, लेकिन तुम अलग क्यों होना चाहते हो? एमसी कहता है, मैं इस एरिया को थोड़ा अच्छे से देखना चाहता हूँ। यहाँ पे कुछ है जो कि मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रहा है। और एमसी उसे वार्निंग देके कहता है, मैं वहाँ पे नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बहन पे लाइन मारो। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारी जिंदगी का ये आखिरी वक्त होगा। सुलिफन उसकी बात सुन के घबरा जाता है। वो कहता है, क्या मैं तुम्हारी बहन को लाइन मारूंगा? लेकिन तुम ऐसे बात कर कैसे सकते हो? मैं एक नाइट हूँ ग्रैंड फैमिली का। और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है। फिर वो शर्मा के एमसी से कहता है, अगर तुम्हें यहाँ पे कुछ चेक करना ही है तो मैं कुछ कर नहीं सकता। जितना ही डिले होगा उतना ही इरिल के सेफ्टी के लिए खतरा बढ़ता रहेगा, और मैं एक नाइट हूँ तो मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एमसी उसे एक डेडली लुक दे रहा होता है, लेकिन सुलिफन वहाँ से भाग जाता है और कहता है, तो मैं चल रहा हूँ पहले। एमसी उसे अच्छे से घूर घूर के देख रहा होता है। असले कहता है, रोनन ऐसा क्या चीज है जो तुम्हें अनकंफर्टेबल कर रहा है? क्या तुम्हें कुछ स्ट्रेंज फील हो रहा है? एमसी कहता है, जो मॉन्स्टर शांति से जीते थे वो अभी थोड़ा सा सडनली स्ट्रेंज बिहेव कर रहे हैं, और कुछ बड़े साइज के मॉन्स्टर भी खुद को अभी बाहर दिखाने लगे हैं। क्या ये पैटर्न, क्या ये थोड़ा सा फेमिलियर नहीं है? पहले ग्रांड कैपाडोशिया और वाइडियन माउंटेन में यही सब एक्जैक्टली चीज हुआ था, उन कमीनों की हरकतों की वजह से। असले कहता है, हाँ तो क्या तुम्हें लगता है कि इस चीज के पीछे जो मास्टरमाइंड है क्या वो नेबुला ग्लासियर है? एमसी कहता है, वेल अभी के लिए तो ये एक गेस कर रहा हूँ मैं, तो चलो इन्वेस्टिगेट करते हैं इस एरिया। जबकि प्रोहिबिशन काम नहीं कर रहा है तो उनको फाइंड करने के लिए एक ही जरिया है, और वो हूँ मैं। फिर सीन शिफ्ट होता है रात के वक्त में। हम देखते हैं मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे होते हैं, गुर्रा गुर्रा के गॉब्लिन आगे बढ़ रहे होते हैं। उस गॉब्लिन के पीठ में एक बंदा बैठा होता है। वो कहता है, ओके तो अभी के लिए मैं यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स थे उन लोगों को एक जगह इकट्ठा कर लिया, लेकिन कितनी शर्म की बात है, अगर ये लॉर्ड वार्डोन्स का ऑर्डर नहीं होता तो मैं इस एरिया के नॉन बिलीवर्स को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पनिशमेंट देता। पर मैं ऐसे कुछ कर नहीं सकता, ये जो हमारे नए एग्जीक्यूटिव है उन्हीं की इच्छा है। फिर वो गॉब्लिन्स घबराने लगता है। वो देखता है आखिर क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है इनको। ऐसा लग रहा है कि वो किसी चीज से डर रहे हैं। मैंने तो उन्हें ब्रेन वॉश किया है, तो इस स्टेट में उन्हें कुछ इमोशन फील होना नहीं चाहिए था। हम देखते हैं एक रेड ओरा जंगल से आ रहा होता है, कोई मिस्टीरियस चीज, और उसका ओरा एकदम डेविल जैसा होता है, जिससे कि वो लाल वाला बंदा घबराने लगता है। ये बड़ा सा स्मिथी तो, और ये टाइगर के पंजे, नो वे, लेकिन कैसे? वो मिस्टीरियस चीज कहता है,
अच्छा तो इस जगह में तुम छुपे हो। वो अपना हाथ बढ़ाता है और कहता है नेबुला ग्लासियर्स। लाल वाला बंदा उसको रिएक्ट भी नहीं कर पाता है। उसी के बीच में वो मिस्टीरियस चीज उसका सर पकड़ के उसके बॉडी से अलग कर देता है और नीचे जमीन पे गिराता है। हम देखते हैं उसका सर उसके बॉडी से अलग हो गया होता है और खून के छींटे गिरने लगता है, जिससे कि बाकी गॉब्लिन्स डरने लगते हैं। वो मिस्टीरियस डेमी ह्यूमन उन गॉब्लिन्स को मारने लगता है और उन सब की टुकड़े टुकड़े कर देता है। वो लोग जो कि इतने डरे हुए हैं, जो कि अपने आप को दिखाना भी नहीं चाहते, उनको एक बात बता दूं कि ये हंट अभी शुरू हुआ है और मेरा नाम है स्वार्ड सेंट ज़ाइफा टुरकोंग। क्या ही नाम है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं किसी सिटी को जिसका दरवाजा लॉक हुआ होता है। हमसे कहता है डैम, क्या ये रोड ऑलरेडी अंडर कंट्रोल है? तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम की बात होगा। और ऊपर से ये रेगुलर यूनिट की बजाय बीस्टमैन खड़े हैं यहाँ पे। बीस्टमैन कहता है अभी लोग अभी इस गेट में बिना ऑथराइज के कोई नहीं जा सकता आज के लिए। या तो तुम चाहो तो कोई और रास्ता ढूंढ लो या फिर जहाँ पे हो वहीं पे रहो। ये ऑर्डर हमारे इलाइट इंपीरियल आर्मी यूनिट के कमांडर ने दिया है, जो कि करंटली मॉन्स्टर को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। सर ज़ाइफा टुरकोंग। हमसे सोचता है क्या ज़ाइफा, क्या ये हो सकता है? क्या ये वही कमांडर है जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट यूनिट है एम्पायर का? उन्होंने स्वॉर्ड इंस्ट्रक्टर नाविलस को हराया था और बेस्ट स्वॉर्ड मास्टर ऑफ एम्पायर बने थे। उनको बोला जाता है स्वॉर्ड सेंट ज़ाइफा। असली कहता है मुझे नहीं लगा था कि स्वॉर्ड सेंट ज़ाइफा खुद आने वाले यहाँ पे, तो सिचुएशन ज्यादा सीरियस होगा। एमसी कहता है क्या सिचुएशन इतना ज्यादा खराब है? एमसी कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि स्ट्रॉन्गेस्ट इलाइट यूनिट ऑफ द एम्पायर ऐसे ही किसी मॉन्स्टर रैम्पेज की वजह से यहाँ पे आएंगे। ऐसा लग रहा है कि मेरा प्रेडिक्शन बहुत ही ज्यादा हाई है। ये सिचुएशन डेफिनेटली उन लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। वो कमीने नेबुला ग्लासियर बास्टर्ड्स, शायद वही लोग इन सब के पीछे हैं। असले रेडी हो जाओ अपने साइकिक पावर यूज करने के लिए। हम इस जगह के वॉल्स के ऊपर से जाएंगे और आसपास के फॉरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करेंगे और उनके ट्रेसेस को फाइंड करेंगे और जरूर उनके ट्रेसेस यहीं पे होंगे। फिर वो दूसरे एक जंगल में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरी एक जगह को जहाँ पे वेब्रिन हवा में उड़ रहे होते हैं। उनके माथे पे भी वही सेम मैजिक सिंबल लगा होता है और उसके पीछे एक बंदा बैठा होता है। बंदा नहीं, बंदी बैठी होती है। वो सोच रही होती है आखिर चल क्या रहा है। जो ब्रदर ग्राउंड में था उसके साथ मैंने अपना कॉन्टेक्ट लॉस्ट कर दिया है, लेकिन उनको तो अच्छे से ऑर्डर दिया गया था कि बस उनको अभी शांति से रहना है जब तक कि उनको ऊपर से दूसरा ऑर्डर ना आए। क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा? अगर ऐसा ही है तो पहले से ही उनको सेफ्टी मेजर्स ले लेने चाहिए। नहीं, एनीवे वेब्रेंस तो इस ऑपरेशन के कोर है। अगर मैं ऐसे ही बेवजह प्रॉब्लम को खड़ी करूं और उसी में इस वेब्रेन को कुछ हो जाएगा तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर हमारा प्लान यहीं पे रुक गया तो सर वेरन हमें कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो पहले हमारे डिसाइड किए गए रूट में चलना चाहिए। मेरा तो बस इतना ही काम है कि मैं इन वेब्रेन के ब्रेन वॉशिंग को मेंटेन करके रखूं। मैं इससे ज्यादा कुछ काम नहीं कर सकती। एमसी और आसले उन लोगों को देख रहे होते हैं। एमसी सोचता है मैं फाइनली उन लोगों को ढूंढ लिया। एमसी कहता है देन आसले शुरू करो। फिर वो वेब्रेन को कुछ महसूस होता है। वो साइड में देखता है, तभी उसको बहुत ज्यादा बड़ा सा अटक आके लगता है, जिससे कि वो चीखने लगता है। और लड़की देखती है क्या इतना बड़ा पत्थर, आखिर ये आया कहाँ से सडनली? हम देखते हैं आसले ये सब कर रहा होता है और कहता है एक्सप्लोड। तो वहाँ पे वो पत्थर टूट जाता है, जिससे कि वेब्रेन को बहुत ही ज्यादा चोट लगने लगती है और वो हवा में से गिरने लगता है चीख मार के। और लड़की सोच रही होती है नो वे, वो लड़का इतना बड़ा साइज के पत्थर को कंट्रोल कर सकता है। ये तो तभी हो सकता है जब वो चीफ मैजिशियन हो मैजिक टावर का, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हम देखते हैं एमसी हवा में उड़ रहा होता है और लड़की कुछ महसूस करती है, तभी एमसी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ गया होता है और कहता है तो बड़ा चीज यहाँ पे छुपा है। मेरे लिए एक परफेक्टली सूटेबल ओपोनेंट मिल गया है, जिससे कि मैं अपना स्वॉर्ड किवाई को टेस्ट कर सकता हूँ। फिर वो हमला करने के लिए तैयार होता है। वेब्रेन देखता है, तब तक एमसी उसे हमला कर देता है और कहता है इतना रेंज और पावर ये तो कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। जब मैं बिना माना के इसे इस्तेमाल कर रहा था उस वक्त से। उस लड़की वो चीज देख के एकदम घबरा रही होती है। हम देखते हैं उस वेब्रेन का गला एमसी काट दिया होता है और लड़की सोचती है लेकिन कैसे, ये कैसे हो सकता है? एमसी कहता है ये ऑब्वियस है कि इतना बड़ा चीज बिना नोटिस किए हुए इसी रास्ते में जा सकता है। मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुम डम्बास। लड़की कहती है तुम हो कौन आखिर, और तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ हमारे रास्ते में आने के लिए? और वो अपना मैजिक स्पेल करने लगती है, लेकिन उसे कुछ महसूस होता है कि एमसी ने उसके हाथ को काट लिया होता है और वो कहता है सॉरी, मैं अभी भी थोड़ा सा क्लमजी हूँ। मैं तो तुम्हारा पूरा हाथ काटना चाहता था, लेकिन मैं बस थोड़ा सा टुकड़ा कर पाया। उस लड़की को जो पता चलता है तो वो बहुत ही ज्यादा चीखने लगती है दर्द के मारे और रोने लगती है और कहती है तुम कमीने बास्टर्ड, मेरा हाथ। एमसी कहता है बस इतने से ही तुम इतना चिल्लाने लग रही हो तो तुम ज्यादा से ज्यादा इस हायरार्की में सबसे ज्यादा बॉटम में आती होगी। तो मुझे नहीं लगता कि तुम इस तरह का नॉनसेंस काम अकेले कर सकते हो। तो बताओ क्या दूसरे लोग भी हैं यहाँ पे? लड़की दर्द के मारे चिल्ला रही होती है मेरा हाथ दुख रहा है, प्लीज मुझे प्लीज ऐसा हील कर दो। एमसी कहता है अपना मुंह बंद रखो, बहुत सारे विलेजर्स तुम्हारी वजह से खत्म हो गए हैं और तुम यहाँ पे मजे कर रहे हो अकेले। आवाज करना बंद करो और मुझे अच्छे से प्रॉपरली जवाब दो, आखिर तुम लोग करना क्या चाहते थे? और वो उस लड़की के कान में अपना तलवार घुसा देता है। उस लड़की की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो कहती है मुझे मत हंसाओ, क्या तुम्हें लगता है मैं एक टर्च जो कि स्टारलाइट के द्वारा चूज किया गया हूँ वो इस इंपोर्टेंट मिशन को फेल कर दे, वो भी खुद के हाथों से, वो भी किस लिए कि तुम्हारे जैसे एक नॉन बिलीवर इसे देख लिया है। एमसी कहता है व्हाट द डक, आखिर तुम क्या कर रही हो? हम देखते हैं उसके पीछे एक वेब्रेन होता है। वो अपना पंजा निकाल के एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एमसी की तरफ। एमसी पीछे देखता है और सोचता है व्हाट, इतना बड़ा जायंट वेब्रेन, वेट कि इतना ऊपर छुपा था जिससे कि मैं इसका प्रेजेंस को भी सेंस नहीं कर पाया। और लड़की हंसने लगती है हा, तुमने अभी इसे पता भी लगा लिया हो, लेकिन ये ज्यादा ही लेट हो गया है। ये वेस्ट वेब्रेन है जिसे कि मैंने पकड़ा है। तुम्हारे जैसे एक इंसान को ये कच्चा खा जाएगा और तुम्हारा यहीं पे खत्म होगा। लेकिन हम देखते हैं उस पे कोई स्लास मारता है। लड़की और एमसी दोनों शौक में होते हैं। हम देखते हैं वो बीस्टमैन
वेबरन आ गया होता है जिसने उस वेबरन को बीच से 2 हिस्से में काट दिया होता है। वो देखते हैं आगे, वो लड़की सोच रही होती है नो वे हाउ, तुम यहाँ पे कैसे हो सकते हो जाइपा। एमसी सोचता है तो इसका मतलब वो जाइपा उन लोगों को देख रहा होता है। एमसी सोचता है क्या ये स्वॉर्ड्स एंड जाइपा है। जाइपा और एमसी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जाइपा कहता है हाँ दोनों कमीने, और वो अपना पावर्स कैदर करके उन पे एक क्लो अटैक करता है। एमसी उसके पावर को देख के शॉक हो रहा होता है। उसका अटैक जाके उस वेबरन पे लगता है जिससे कि उसका टुकड़े हो जाते हैं और वो पीसेस में बटने लगता है। एमसी कहता है उसने तो अपना स्वॉर्ड भी इस्तेमाल नहीं किया, बस अपना हाथ का एक स्विंग करके इतना बड़ा खतरनाक हमला किया। क्या ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? ये तो कोई सेंस ही नहीं बना रहा। फिर वो एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हैं। हम देखते हैं वो लोग आसमान से नीचे गिरते हैं। वो एमसी को उसके गले से पकड़ लिया होता है और उस मिस्ट्रेस लड़की के ऊपर खड़ा होता है अपना पंजा रख के। एमसी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वो बीस्टमैन कहता है केयरफुली मेरा जवाब देना, तुम आखिर हो क्या? मैं तुम्हारे अंदर उन फैनेटिक रिलीजियस लोगों का ऑरा फील नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी कहता है ए तुम कमीने केट, तुमको क्या लगता है कि तुम हो कौन? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ तुम मुझे उन चूहों के साथ कंपेयर कर रहे हो? वो बीस्टमैन कहता है हे तुम क्या बनना चाहते हो? एमसी कहता है हे चुप रहो और मुझे छोड़ दो, और वो स्वॉर्ड उसके ऊपर स्लैश मारता है और उससे छूट के पीछे आ जाता है और कहता है शिट, क्या हम दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस है? मुझे लगा था कि वो डेफिनेटली मेरा ब्लो को ब्लॉक कर देगा, लेकिन वो तो ऐसे ही खड़ा रहा और उसको झेल लिया। तो अब मुझे पता चल रहा है कि उसने इंस्ट्रक्टर नाविरोस को कैसे हराया। मैं उससे फाइट बिना किए ही मुझे पता लग रहा है कि मैं डेफिनेटली इसको हरा नहीं सकता। तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं अपना गला को उसके सामने कर दूं ताकि वो मुझे मार सके। मुझे इंतजार करना पड़ेगा ताकि ये स्वॉर्ड सेंट अपना गार्ड को डाउन कर सके। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। वो बीस्टमैन कहता है अच्छा तो तुम एक वॉरियर हो। एमसी कहता है क्या, तुम किस तरह की बकवास कर रहे हो? वो बीस्टमैन कहता है ठीक है तो मैं तुम्हें ग्रेट करूंगा, तो तुम अपना तलवार उठाओ। एमसी एकदम घबरा जाता है। वो बीस्टमैन कहता है सामने और बीच में, मैं अटैक करूंगा बीच में, तो तुम इसे ब्लॉक करने की कोशिश करो। और वो अटैक एमसी पे कर देता है जिससे कि वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है। उस धमाके से जब धुआं उठता है तो वो बीस्टमैन कहता है वंडरफुल, ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भी स्ट्रेंथ में लाक करते हो लेकिन तुम्हारा डिफेंस एकदम फ्लॉलेस है। हाउएवर मुझे तुम्हारे मूवमेंट्स थोड़ा सा फेमिलियर लग रहे हैं पहले से। क्या तुम नाविरोस के डिसाइपल हो? एमसी कहता है मैं रोनन विलियन एकेडमी से हूँ, लेकिन आखिर तुम पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें भी उनका डिसाइपल बनना है? लेकिन आई एम सॉरी, तुम नहीं बन सकते। तुम एक इस तरह का आदमी हो जो कि अपने चाकू को एक वीक स्टूडेंट पे चला रहा है। तुम मेरे लीग के नहीं हो, तुम समझ गए मिस्टर करंट स्वॉर्डसेंट। बीस्टमैन कहता है कितना बोल्ड गाय हो तुम, तुम्हारा मास्टर जैसा है, तुम स्टूडेंट भी वैसे ही हो आई गेस। मुझे माफ करना अगर मैं अपना ग्रीटिंग्स को कुछ ज्यादा ही कर दिया तो। वो कहते हैं एक बार अच्छे से बात करना 100 बार नॉर्मल बात करने से बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अगर तुम भी एक वॉरियर हो तो तुम मुझे समझ पा रहे होगे, है ना? एमसी कहता है हाँ रियली, देन तो तुम भी मेरा ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? फिर वो उसके ऊपर अटैक करता है तुम कमीने कैट। एमसी के पीछे 2 और बीस्टमैन आ जाते हैं। एमसी देखता है ये तो, फिर वो लोग एमसी का गला पकड़ लेते हैं। एमसी सोच रहा होता है ये तो बीस्टमैन वॉरियर्स है। वो बीस्टमैन कमांडर से पूछता है आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है कमांडर इस बच्चे के साथ? हम देखते हैं जाइफा यूनिट के हाइना बीस्टमैन लीडर ऑफ द 3rd स्क्वाड जिसका नाम है वीर। वो कहता है क्या ये बच्चा भी उन कमीनों के साथ मिला हुआ है? फिर हमें दूसरा दिखाया जाता है जाइफा यूनिट के बियर बीस्टमैन लीडर ऑफ 2nd स्क्वाड जिनका नाम होता है वेदी। वो कहते हैं हे तुम ये पूछ क्यों रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि वो अपना स्वॉर्ड लेके हमारे कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं? ये तो हम लोग ही रिजर्व कर सकते हैं। फिर वो उसको दूर फेंकता है। एमसी अपने आप को संभालता है और वहाँ पे रुक जाता है। एमसी गुस्से में देखता है तभी वेदी एमसी के ऊपर अटैक करता है और कहता है तुम क्या सोचते हो कमीने? वो अपना क्लोज से स्विंग करता है लेकिन एमसी वहाँ से गायब हो जाता है। वो सोचता है क्या वो मेरे पीछे आ गया? हम देखते हैं एमसी उसके पीछे आ गया होता है। वो बीस्टमैन कहता है अच्छा तो तुम एक ऑर्डिनरी बच्चे नहीं हो। हाँ कितना इंटरेस्टिंग है। दोनों के ही गले में तलवारें आ जाती है। हम देखते हैं बीच में कोई आ गई होती है। वो कहती है स्टॉप, रुक जाओ। एमसी सोचता है ये कब आई? वो कहती है ये बैटल अभी भी कमांडर के द्वारा अप्रूव नहीं किया गया है। ये किस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हो वेदी? तुम्हें इतना ज्यादा डिसिप्लिन सिखाया गया था, क्या तुम ऐसे बिहेव करोगे? अब हम देखते हैं जाइफा यूनिट के लायन बीस्टमैन वाइस कमांडर जिनका नाम होता है नेमिया। वो बीस्टमैन कहता है तुम वहाँ पे रुक जाओ वेदी, ये छोटा बच्चा हमारा एनिमी नहीं है, मैं तो बस इसे अपना ग्रीटिंग्स दे रहा था। उनकी बात सुन के वो वेदी घबराने लगता है। वो सोचते हैं तो क्या इसका मतलब ये छोटा बच्चा कमांडर्स के साथ फाइट कर रहा था, जबकि हम में से बस कुछ ही लोग ही कर पाते हैं, लेकिन ये बच्चा ऐसे कर कैसे सकता है? बीस्टमैन कहता है अगर ये नाविरोस का डिसाइपल है तो उसे इतना तो अच्छा होना ही चाहिए। फिर वो वेदी और भी ज्यादा घबराने लगता है। क्या नाविरोस? अरे ये तो वही है जिसने कि सिंगल हैंडेडली हमारे पूरा यूनिट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। क्या ये वही मॉन्स्टर प्रीवियस स्वॉर्डसेंट है? भाई उसकी तो पूरी फट गई होती है। वो कहती है मैं डेफिनेटली यही सोचा था कि वो इंसान की शक्ल में एक ड्रैगन है। फिर वो घबरा के एमसी के पास जाके उसको फुसलाने लगता है और कहता है बच्चे प्लीज माफ कर दो, मैं थोड़ा सा ऐसे ही बहक गया था अपने रास्ते से, आज जो भी कुछ हुआ है प्लीज तुम इसे सीक्रेट रखना। एमसी सोच रहा होता है भाई आखिर इंस्ट्रक्टर ने इसको कितना पीटा होगा जो ये इस तरह का बिहेव कर रहा है। बीस्टमैन कहता है नेमिया अगर तुम यहाँ पे हो तो क्या इसका मतलब सब सिचुएशन को तुमने संभाल लिया है क्या? नेमिया कहती है यस कमांडर, आपने जैसा ऑर्डर दिया था यहाँ पे जो भी मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं उनको खत्म कर दो, तो हमने उनका ख्याल रख लिया है और हमने कुछ सस्पेक्ट को भी पकड़ा है। हम देखते हैं वहाँ पे उनका यूनिट आने लगता है, हवा में जंप करके वो जमीन पे लैंड करते हैं और कहते हैं तो हमारा कैप्चर कंप्लीट हो गया है। वो रोनन से कहते हैं रोनन मुझे अपने आप को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस करने दो, मैं हूँ कमांडर ऑफ द इलाइट बीस्टमैन यूनिट ऑफ द एम्पायर। मैं बस एक एम्परर के कमांड में चलता हूँ और एक कल्ट हंटिंग लीडर के कमांड में चलता हूँ ताकि नेबुला ग्लासेस जो कि इस एम्पायर में छुपे हुए हैं उन्हें खत्म कर सकूं। मेरा नाम है जाइफा टोरकोंग। एमसी सोचता है क्या कल्ट हंटिंग यूनिट? हमें उसी समय रोमेरिया माउंटेन्स में निम्बोटिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे ग्रांसिया के सोल्जर आगे होते हैं। लोग उनको देख के सोच रहे होते हैं आखिर ये आदमी लोग कौन है? वहाँ पे एक लड़की कहती है आखिर इस तरह का नाइट ट्रूप्स हमारे जैसे एक छोटी जगह में इतना दूर आए क्यों है? हम देखते हैं एमसी की बड़ी दीदी एरिल शर्माने लगती है और कहती है चाहे मैं इसके बारे में कितना ही सोच लूं मैं इस सिचुएशन को समझ नहीं पा रही हूँ, तो प्लीज मुझे आप एक्सप्लेन करोगे? क्या आप रोनन के फ्रेंड हो? सुलिवन कहता है मैं माफी चाहता हूँ लेडी एरिल, मैं बहुत ही ज्यादा जल्दी में था ताकि मैं एक नाइट ऑर्डर को बना सकूं जिससे
जिससे कि मैं जितना जल्दी हो सके आपके पास पहुंच जाऊं। मैं ये मैसेज एडवांस में नहीं भेज पाया, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। सो प्लीज मेरी गुस्ताखी माफ कीजिए। और वो अपने घुटने पे आ जाता है और कहता है, मैं नाइट सुलिवन ऑन द ऑनर ऑफ द ग्रैंडसर फैमिली, मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मिस एरिल को यहाँ से लेके जा सकूं। तो क्या हम चीजों को पैक करना शुरू करें? भाई साहब लवर बॉय शर्माने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। एमसी कहता है, क्या हंटिंग कल्ट? वो सोचता है इस तरह का कोई यूनिट मेरे पास्ट में एग्जिस्ट नहीं करता था। क्या ये इसी वजह से है क्योंकि मैंने उन नेबुला ब्लास्टर के कमीनों को पकड़ा था जिससे कि एम्पायर को पता चला इनके बारे में और उन्होंने ये सब किया। लेकिन कौन सोचा था कि वो लोग स्वार्ट्स एंड ज़ाइफा को इसका हेड बना देंगे। एमसी कहता है, एक क्वेश्चन है, आखिर तुम उन लोगों को ढूंढते कैसे हो जबकि वो लोग अपना आइडेंटिटी को अच्छे से छुपाते हैं? जबकि मैंने सुना था कि उनके सील को यूज करके उनको इंटरोगेशन करना ये अभी काम नहीं कर रहा। बिस्टमैन कहता है, तुम्हारे पास तो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, क्या तुम्हें इस बारे में नाविरुस ने बताया है? एमसी कहता है, वो तो फिर हम देखते हैं आस्ले चिल्लाने लगता है, रोनन रोनन। एमसी साइड में देखता है और कहता है, ये वॉइस तो आस्ले का है। लेकिन आस्ले तुम ऐसे क्यों? आस्ले रोने लगता है, कहता है, मुझे बचा लो रोनन। उसमें से एक बिस्टमैन कहता है, ये छोटा सा बच्चा ये इधर उधर घूम रहा था सस्पेंसली, तो मैंने इसे पकड़ लिया है। कमांडर क्या हम इसे यहीं पे खत्म कर दे? ये बहुत ही ज्यादा रो रहा है जिससे कि मेरा कान दर्द करने लगा है। आस्ले रो रो के कहता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ मैं उनका दोस्त नहीं हूँ, मैं अपना दोस्त को ढूंढ रहा था, प्लीज मुझे माफ करो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ। बिस्टमैन रोनन से कहता है, क्या वो तुम्हारा फ्रेंड है? एमसी कहता है, वेल अनफॉर्चुनेटली है तो सही। फिर हमें रात के वक्त का सीन दिखा जाता है। लाइन यूनिट के वाइस लीडर कहती है, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करना चाहती हूँ जो कि मैंने उन एनिमी के साथ फाइट करते हुए पाया है। तो पहला चीज ये है कि वो कमीने लोग आसपास के मॉन्स्टर के ब्रेन वॉश करते हैं और आसपास क्योस फैलाते हैं, लेकिन ये बस एक झांसा है। लेकिन हम प्रेडिक्ट किए हैं उन लोगों का ट्रू गोल सेंटर ऑफ द माउंटेन्स है। बिस्टमैन कहता है, क्या माउंटेन का सेंटर? तो क्या इसका मतलब इन कमीनों का ट्रू गोल रोमेरियस माउंटेन रोड है? हम देखते हैं रोमेरियस का माउंटेन रोड ये एम्पायर का मेन ट्रांसपोर्ट रूट है जहाँ से कि 35% चीजें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दूसरे शब्द में कहा जाए तो अगर उन्होंने ये जगह डिस्ट्रॉय कर दिया तो वो एम्पायर के इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करने के बराबर। अच्छा, तो ये कमीने लोग इसीलिए इस जगह को टारगेट कर रहे हैं। हाउएवर आखिर ये लोग कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं इसके लिए? और लड़की घबरा के कहती है, हे तुम करना क्या चाहते हो? एमसी कहता है, जितना की वो जगह इंपॉर्टेंट है इसीलिए उस माउंटेन रोड में हेवीली गार्ड किया गया है। वो इस तरह का जगह नहीं है कि उसे इजीली डिस्ट्रॉय किया जाए। और क्या आपको लगता है कि कुछ मॉन्स्टर लेके जाके ये लोग उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे? क्या तुम लोगों को सच में पता नहीं है? अगर तुम्हें अपना सर बचाना है तो चुपचाप मुझे जवाब बता दो, आखिर तुम कमीने लोग छुपा क्या रहे हो? वो लड़की उसकी बात सुन के हैरान हो रही होती है। फिर वो अपना आंख बंद करती है और कहती है, क्या तुम्हें लगता है हम मरने से डरते हैं? तुम कचरे नॉन बिलीवर्स। और उसमें से रोशनी निकलने लगता है। एमसी कहता है, ये क्या है? वो तो इकट्ठा कर रहे हैं अपने सारा मानव को एक जगह पे। वो लोग कहने लगते हैं, ओ स्टार हमें माफ कर देना, हमने आपकी काम को करने में फेल हो गए, लेकिन हम अपने सोल के एक एक टुकड़े को भी इकट्ठा करके इन कचरों को यहीं पे जला देंगे जो लोग हमारे अरेबल ऑफ स्टार्स के रास्ते में आने के लिए हिम्मत किए हैं। फिर वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका होता है जिससे चारों तरफ वहाँ पे इम्पैक्ट होता है। हम देखते हैं 3 मिस्टीरियस ग्रुप नेबुला ग्लासियर के। एक बुढ़ा कहता है, ओ डियर, लगता है कि हमारे भाई बहन एक नोबल डिसीजन लिया है। ऐसा लग रहा है कि ऑर्डिनरी कल्ट ब्रदर्स के लिए ये कुछ ज्यादा ही हो गया। फिर भी वो ज़ाइफा यूनिट के अगेंस्ट टाइम बाई किए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उन लोगों के सेक्रीफाइस के लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। मेरे प्रीशियस ब्रदर्स। उसके पीछे वाले बंदे कहते हैं, लॉर्ड बैरन, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा ज़ाइफा को होल्ड बैक करने में, क्या ये सही नहीं रहेगा कि हम और एक दिन रुक जाए यहाँ पे? बैरन कहता है, नहीं, इससे उनको टाइम मिल जाएगा ताकि वो रीऑर्गेनाइज हो सके। अगर ये ऐसा हो गया तो ये हमारे लिए और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा और हम अपना नोबल कॉलिंग को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें और ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। अल्दो ये सेंटर नहीं है, लेकिन हम रोमेरिया माउंटेन्स के वेस्ट से ही शुरू कर सकते हैं और इससे हम नॉन बिलीवर्स को बहुत ही ज्यादा बुरा पनिशमेंट देंगे। और वो मैजिक बॉल वहाँ पे रखता है तो कोई फॉर्मेशन ओपन होता है और फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बड़ा होता है। हम देखते हैं वो फॉर्मेशन आई को। बैरन कहता है, ये डिटोनेटर एक मास्टरपीस है जो कि लॉर्ड अल्ब्रिज के द्वारा इन्वेंट किया गया है। उन्होंने पर्सनली इस चीज में 30 लेयर्स का मैजिक डाला है। आसपास के मानव को ऑब्जर्व करने के बाद 30 लेयर एम्प्लीफिकेशन मैजिक काम करने लगेगा और जिससे कि ये डेटोनेटर काम करेगा और यहाँ के आसपास के सारा एरिया को तबाह कर देगा। जब तक ये डिवाइस एनफ माना को ऑब्जर्व नहीं कर लेता तब तक हमें इसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इस एरिया के मानव फ्लो का ऑब्नॉर्मलिटी के बारे में अगर एनिमी को पता चल जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम की बात होगी। उसके 2 साथी कहते हैं, ठीक है, आप जैसा ऑर्डर किए हम वैसा ही करेंगे। हम देखते हैं एक का नाम होता है इवन, जो कि प्रीवियस ग्रैंड कमांडर होता है 7 नाइट ऑर्डर का, और दूसरा होता है ब्लोइस, जो कि प्रीवियस चीफ विज़ार्ड होता है विन मैजिक टावर का। इवन कहता है, लॉर्ड बैरन, मैंने सुना कि इस मिशन के बाद आप ब्रांच लीडर ब्रिगिया की पोजीशन को लेने वाले हो, तो क्या आपको ब्लेसिंग मिला है? बैरन हंस के कहता है, हाँ मुझे मिला है। ये नॉर्मल बात है कि ऑफिशियली अपॉइंट होने के बाद हमें ब्लेसिंग मिलता है। हाउएवर इस मिशन में हमें अपने आप को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए इस एक्सप्लोजन से। हमारे मर्सीफुल लीडर ये ऑनर मुझे दिए हैं पहले। मैं अपना पावर को लॉर्ड ब्रिगिया के साथ कभी भी कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन जब तक ये ब्लेसिंग मेरे साथ है तब तक कोई भी चीज आ जाए ये मेरे लिए ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। तभी हम देखते हैं किसी के पंजा का। लॉर्ड बीरन को भी ये महसूस हो जाता है और वो अपना मैजिक करने लगता है जिससे कि वहाँ पे एक शील्ड बन जाता है और वो बेस्टमैन के हमले से बच जाता है और कहता है, ये कितना शॉकिंग है, तुमने हमारे लोकेशन को एग्जैक्ट पिन पॉइंट कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ इस दिशा से माना फ्लो कर रहा है। लेकिन ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है क्योंकि ये आर्टिफैक्ट अभी माना ऑब्जर्व करना शुरू किया है। लेकिन तुमने हमें ढूंढा कैसे आखिर? स्वार्ट्स एंड ज़ाइफा कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे आंखों से बच पाओगे? जिस मोमेंट में मैं रोमरे में अपना कदम रखा उसी मोमेंट में मैंने तुम्हारी लोकेशन को इमीडिएटली फाइंड कर लिया था। मैं बस वेट कर रहा था ताकि मैं देख सकूं कि तुम्हारा फाइनल ट्रिक होने क्या वाला है। तुम मेरे शिकार हो जो कि अपने डिल्यूजन की वजह से ब्लाइंड हो गया है और इतना एरोगेंस बन गया है। चाहे तुम कितना ही रजिस्ट कर लो, लेकिन आखिर में तो इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ
आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।